हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बीएससी थर्ड सेम के पेपर सेकंड जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है जो उसका, उसके ऊपर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करके एक कॉपी में लिख लीजिए और आप पेपर दे के आइएगा। और अगर आपके इनमें से टॉपिक नहीं बनेंगे या क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करें तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के ऊपर बनाई है। और आपका मैं पूरा जो सिलेबस है उसको एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर पेपर जिस टाइप से रहते थे, मेरा भी खुद जो बीएससी का पेपर था उसको एनालाइज करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का फिजिकल केमिस्ट्री पेपर सेकंड है जो आपका। इसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स करके जो टॉपिक है उसके अंदर के मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस फॉर एग्जाम बताऊंगा। तो इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स है आपका, बेसिकली आपसे कभी थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपके इसमें आपके ऑप्शनल रहते हैं ना पेपर की, आप कौन से क्वेश्चन करना चाहो उस पर आपको चॉइस मिलती है। तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पूछेगा तो हम ऐसा बोलेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं इंटर कन्वर्जन आपका वर्क एनर्जी और हीट एनर्जी के रिलेशनशिप के बीच में, वर्क एनर्जी और हीट एनर्जी के बीच में जो इंटर कन्वर्जन होता है उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उस पर हम डील करते हैं, वर्क एनर्जी और हीट एनर्जी के बीच में। या तो हम कहेंगे कि जिसमें हम पूरी यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। जैसे यूनिवर्स क्या होता है आपका, यूनिवर्स होता है आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि यूनिवर्स क्या है और सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या है आपका। तो सिस्टम क्या होता है आपका, सिस्टम आपका पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसमें आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है और जिसको अंडर कंसिडरेशन लिया जा रहा है, जिसमें आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ऑब्जर्वेशन ऑफ क्या हो रहा है आपका, हीट एंड वर्क एनर्जी। आर मेड, इसमें आपका ऑब्जर्वेशन दिया जा रहा है सिस्टम के अंदर, तो ये आपका सिस्टम आ जाएगा। और जितना भी आपका रिमेनिंग एरिया रहेगा, रिमेनिंग एरिया अदर देन सिस्टम, वो आपका सराउंडिंग हो जाएगा। इनकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो आपका सराउंडिंग हो जाएगा। तो आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, मैं आपको खाली बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। इसको पूरा अगर बार नंबर इतने लॉन्ग आंसर वाले में आपका इसका आ गया है क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो आप बेसिकली आप न्यूमेरिकल के लिए जाएगा क्योंकि उसमें नंबर काटने के कम चांसेस रहते हैं। तो इसमें आपको अगर डिफाइन करने तो पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम और किस टाइप के होते हैं। आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम भी पूछा जाता है कभी। तो बेसिकली आपके 3 टाइप के होते हैं, आइसोलेटेड, क्लोज्ड और ओपन। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है आपका, जिसमें आपका मैटर और एनर्जी किसी का भी एक्सचेंज नहीं होता है, मैटर का भी एक्सचेंज नहीं होता है, नॉर एनर्जी। जिसमें आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर और एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की जो वॉल रहती हैं वो आपकी बनाई रहती हैं जैसे इंसुलेटेड किसी मटेरियल की उससे, तो उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। और क्लोज्ड सिस्टम वो रहेगा आपका जिसमें आपकी ओनली एनर्जी एक्सचेंज होगी, ओनली एनर्जी एक्सचेंज। तो ये आपका क्लोज्ड सिस्टम। आइसोलेटेड, क्लोज्ड और ओपन सिस्टम बहुत बार पूछा जा चुके हैं, हमारे पेपर में भी आया था कुछ जब मैं बीएससी में था। और ओपन सिस्टम में क्या होता है आपका, जिसमें आपका एनर्जी और जो आपकी मास है दोनों एक्सचेंज होते हैं, एनर्जी एंड मास बोथ एक्सचेंज, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और यूनिवर्स बता ही दिया आपको, सिस्टम और सराउंडिंग आपका दोनों को एक साथ मिला के हम यूनिवर्स कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि आपकी जो इसकी वॉल रहेंगी वो आपकी इंसुलेटेड किसी मटेरियल से बनी होती है। ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम हो गया।
ये मैं खाली आपको एक रफ बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। और क्लोज्ड सिस्टम, ये आपका क्लोज्ड सिस्टम हो गया, चारों तरफ से वॉल है इसमें, लेकिन इसमें आपका एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये आपका क्लोज्ड सिस्टम हो गया, लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके थर्मस वगैरह होते हैं जिसमें आप गर्म पानी चाय वगैरह इस टाइप से रखते हो, तो उसमें आपका ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना मास का एनर्जी एक्सचेंज होते हैं। लेकिन आपका ओपन सिस्टम, जैसे आपने एक खाली कप रख दिया, उसमें आपका मास का एक्सचेंज भी हो रहा है और एनर्जी का एक्सचेंज भी हो रहा है, तो वो आपका ओपन सिस्टम हो गया। और क्लोज्ड सिस्टम, जैसे आपने गिलास में गर्म पानी है चाय है, उसके ऊपर आपने ढक्कन रख दिया, तो आपका क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल हो गया। इसमें आपका खाली एनर्जी का कन्वर्जन होगा, ठंडा हो जाएगा कुछ देर बाद, लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होगा। अब आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज आपकी बेसिकली होती हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है आपका, जो आपकी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मैटर में, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मैटर में आपकी डिपेंड नहीं करती, वो आपकी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन आप लिखिएगा इसमें। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी क्या रहेंगी, जो प्रॉपर्टी आपकी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मैटर में, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मैटर में डिपेंड नहीं करती है। तो इसके एग्जांपल जैसे आपके प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और स्पेसिफिक हीट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट, सरफेस टेंशन, इस टाइप के आपके एग्जांपल लेंगे इसकी इंटेंस। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के आपके एग्जांपल पूछे जाए तो प्रेशर, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट और सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हो गया, मोलर कंसंट्रेशन हो गया, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये आपके एग्जांपल होंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के। इसको आप पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे अगर आपका लॉन्ग आंसर में आ गया तो। ऐसे ही आपकी पूछा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में इन पे डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन। तो आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है आपकी क्वांटिटी ऑफ मैटर जो आपका सिस्टम में प्रेजेंट है। तो एग्जांपल जैसे आपका हो गया इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, और आपकी लेंथ होगी, फिर गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी जो होती है आपकी, और एंट्रोपी वगैरह, फ्री एनर्जी। और इनमें आप पे बेसिकली बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं इन पे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे तो सारे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंपोर्टेंट है, लेकिन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे पूछा जा सकता है और इसके लिमिटेशन, इसका जस्टिफिकेशन आ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, इसका स्टेटमेंट है आपका एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। बस एक ऐसा होता है कि ये आपका ऑल्दो इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसको हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ उसमें कर सकते हैं एनर्जी को चेंज। तो आपका यही रहेगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इसका आपका स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसको हम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज कर सकते हैं। और इसका आपका एक और स्टेटमेंट रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट, कि जो आपकी एनर्जी होती है एक यूनिवर्स की, वो कांस्टेंट रहती है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ जाएगा। और आपका इसका एक थर्ड स्टेटमेंट और आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, थर्ड स्टेटमेंट, कि इस पे जो आपका थर्मोडायनेमिक एनर्जी है आपके आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम मैंने आपको बताया क्या होता है, तो आपकी कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है। आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो आपकी इसके अंदर आपका एनर्जी का जो चेंज, एनर्जी का इंटरनल एनर्जी आपकी चेंज की जा सकती है टू डिफरेंट वे से। तो आपका पहला इसमें आएगा, या तो एब्जॉर्ब करे हीट को या रिलीज करे हीट को, एब्जॉर्ब और रिलीज दी हीट। और दूसरा आपका होगा, या तो आप वर्क डन करें सिस्टम पे, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम,
या बाय द सिस्टम। ऐसे दिखा सकते हैं कि आपका इनिशियल स्टेट में आपका E1 है, इसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट है आपका सिस्टम का, इनिशियल स्टेट है। फिर इसमें हम क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं इसको, तो ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेट आ गई, इंटरमीडिएट स्टेट E1 प्लस क्यू। तो फाइनल स्टेट आपकी आ जाएगी E2, ये आपकी फाइनल स्टेट। तो हम इसको दिखा सकते हैं ऐसे, E2 इक्वल टू E1 प्लस क्यू माइनस डब्लू। ये आपका डब्लू अमाउंट ऑफ वर्क किया जा रहा है इसमें, तब जाके आपका इनिशियल एनर्जी आपका फाइनल स्टेट ऑफ एनर्जी में पहुंच रही है आपकी, जिसकी इंटरनल एनर्जी आपकी E2 है। तो E2 को हम ऐसे दिखा सकते हैं E1 प्लस क्यू माइनस डब्लू। तो E2 माइनस E1 आपका क्या हो जाएगा, Q माइनस डब्लू। तो इसको हम E2 माइनस E1 को डेल्टा E भी तो बोल सकते हैं। तो ये आपका Q माइनस डब्लू हो जाएगा। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का इक्वेशन है, और इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, अगर हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस डब्लू। ये आपका इसका होगा अगर हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो, वर्क डन ऑन सिस्टम, और बाय द सिस्टम Q माइनस डब्लू। अब आपका जो हीट बोला जा रहा है, तो हीट क्या होता है आपका, हीट आपकी एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो आपकी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में फ्लो करती है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में फ्लो करती है, तो इसको हम हीट कहते हैं। टेम्परेचर इसमें आपका जो डिफरेंस रहेगा, टेम्परेचर ही तो हुआ हीट का, टेम्परेचर डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ये आपकी हीट की डेफिनेशन रहेगी अगर हीट बोलेंगे तो। हीट को हम बेसिकली H से डिनोट करते हैं, तो H इक्वल टू आपका MS डेल्टा T, स्मॉल t हो जाएगा। यहाँ आपका M हो गया मास ऑफ सब्सटेंस, और T आपका हो गया, डेल्टा T हो गया आपका टेम्परेचर डिफरेंस। ये जो आपका डेल्टा T है, टेम्परेचर डिफरेंस। और S आपका जो S दे रखे है, स्पेसिफिक हीट। तो H इक्वल टू MS डेल्टा T, ये आपका हीट का रहेगा। अब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक आते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। तो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस आपकी बेसिकली, अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो ये आपकी होती हैं 4 टाइप की बेसिकली, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबेटिक। तो अब आप इनको डिफाइन करेंगे। तो आइसोथर्मल आपका वो प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, dt, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है dt इक्वल टू 0, या आप इस पे डेल्टा t इक्वल टू 0, आप इसको ऐसे भी दिखाते हैं, चेंज इन टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा। और आइसोकोरिक प्रोसेस आपका जिसमें आपका कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको आप पूरा डिफाइन करेंगे, दैट प्रोसेस इन विच देयर अगर द कांस्टेंट वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस को हम ऐसे भी दिखाते हैं, डेल्टा V इक्वल टू 0, और कहीं कहीं DV इक्वल टू 0, स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अगर हम दिखाएं तो। और आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, P इक्वल टू 0, डेल्टा P, और DP इक्वल टू 0, ऐसे भी दिखाते हैं। और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या क्या रहेगा आपका, जिसमें आपका एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी नहीं रहती है आपकी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो उस पर आपका Q इक्वल टू 0 रहेगा। और आप इसको भी ऐसे भी दिखा सकते हैं, DQ इक्वल टू 0, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस। और आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट आती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस।
तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा आपका? रिवर्सिबल प्रोसेस जो आपकी रिवर्स करी जा सकती है किसी भी स्टेज में। आपका अगर इनिशियल स्टेज से अगर आपका फाइनल स्टेट में जो आपकी प्रोसेस हो रही है तो वो आपकी लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट सिमिली स्टेप में आपकी बहुत सारे स्टेप में आपकी कंप्लीट हो रही है प्रोसेस, तो उसको हम किसी भी स्टेज में आपका रिवर्स कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है तो ये आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। और अगर आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होगी जिसको अगर हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में बस एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस, तो इसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ये आपकी रिवर्स नहीं की जा सकती है तो इसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। तो आपका बहुत बार ऐसा ही पूछा जाता है कि स्टेट वेरिएबल क्या होता है आपका। तो स्टेट वेरिएबल आपकी वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल दोज फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपकी रिक्वायर होती हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, वो आपकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपकी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करती है तो हम उनको कहते हैं स्टेट वेरिएबल। जैसे आपके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास वगैरह ये आपके नेसेसरी स्टेट वेरिएबल होते हैं, क्योंकि इनसे हम किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल उसकी स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करते हैं, तो इनको हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। तो इसके अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है आपका? वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे आपके डिपेंड नहीं करेंगी, उनको हम कहेंगे स्टेट फंक्शन। तो आपके एग्जाम्पल वही रहेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एनर्जी। इस टाइप से आपके इसके एग्जाम्पल लेंगे स्टेट फंक्शन के। और पाथ फंक्शन आपके क्या होंगे? जो आपकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, वो आपके पाथ फंक्शन देंगे। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे जो आपके डिपेंड करेंगे तो उसको हम पाथ फंक्शन कहेंगे। जैसे आपका वर्क हो गया, हीट हो गया, ये आपके इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, तो ये आपके पाथ फंक्शन के कुछ एग्जांपल हो गए। और स्टेट फंक्शन आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसके अंदर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट और आता है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है पीवी वर्क रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी पूछा जाता है आपसे। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस, या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में पूछा जाता है, किसी में भी पूछा जा सकता है आपसे डेरिवेशन वाला। वर्क आप कहेंगे कि वर्क तभी होता है किसी भी सिस्टम में जब आपकी कोई गैस है, अगर मान लीजिए किसी सिस्टम में, तो वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसको हम वर्क कहेंगे। तो पीवी वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? W इक्वल टू पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई चेंज इन वॉल्यूम। तो ये आपका वर्क का आपका ये इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और कहीं कहीं ऐसे भी होते हैं DW स्मॉल चेंज इन वर्क F इंटू DL। F आपका फोर्स हो गया, तो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया, ये आपका फर्स्ट मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड DW इक्वल टू पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई एरिया, F है ना आपका, F की वैल्यू इसमें रखी तो मल्टीप्लाई बाई DL। तो एरिया इंटू लेंथ आपका क्या होगा? DV वॉल्यूम। तो DW आपका क्या आ जाएगा? P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई DV स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। और DW वर्क, अगर वर्क आपका गैस द्वारा किया जाएगा, इफ वर्क इज डन बाय गैस, गैस या सिस्टम कह सकते हैं हम इसको, वर्क इज डन बाय सिस्टम, तो आपका DW क्या होगा? माइनस P एक्सटर्नल DV। ये नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी। और पॉजिटिव आपकी कब आएगी? या इसको हम एक्सपेंशन भी कहते हैं, एक्सपेंशन हो रहा है आपका गैस का, क्योंकि सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। फॉर कंप्रेशन के लिए क्या होगा आपका? W इक्वल टू पॉजिटिव आएगा आपका। तो आपसे इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है, आपसे कभी इसका डेरिवेशन इसको डिफाइन करके आप डिराइव करेंगे, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो इसमें आप इसको पूरा डिराइव करेंगे इसी फॉर्मूले से, W इक्वल टू पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम वाला। तो इस पर आपका W रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपका आएगा -2.303 लॉग के टर्म में log V2 बाई V1। इसमें आपके न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं,
इस फॉर्मूले से। और अगर आपको पता ही है कि P1 V1 आपका किसके इक्वल होता है, P2 V2 के, तो P1 अपॉन P2 आप क्या बोल सकते हैं, V2 अपॉन V1 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो, इसलिए हम W रिवर्सिबल को और क्या लिख सकते हैं, -2.303 RT लॉग, इसकी जगह V2 की जगह P1 हो जाएगा और P2। और अगर आपको सरफेस केमिस्ट्री भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री में, तो सरफेस केमिस्ट्री की एक वीडियो वैसे मैंने डाली है। अब सरफेस केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि 12th में अलग और अभी अलग ऐसा हो जाए, एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन जो भी आपके फिनोमिना है सरफेस केमिस्ट्री के वो सब तो सेम रहेंगे ना आपके। तो वैसे ये मेरा क्या कहते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मेरा भी पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री, आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें मेरे टाइम पे क्या आया था, अब तो थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया है, इसको आपको डिराइव करना आया था, नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आया था। ये लॉ ऑफ मास एक्शन आ सकता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। और ये फेस कंपोनेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपके वो वाले क्या कहते हैं डिफाइन करने के लिए ट्रिपल पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लेकिन ये आपके सिलेबस में शायद दिया नहीं है। लीच एटिलियर प्रिंसिपल आ सकते हैं इसको डिफाइन। इसमें आपसे इस टाइप के न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं कि हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालने वाले फॉर्मूले। तो इसमें जैसे इस क्वेश्चन के लिए आप टेम्परेचर को दोनों को लेंगे, लोअर और हायर टेम्परेचर को, और हीट एफिशिएंसी वाला फार्मूला जो आपका होता है, हीट एफिशिएंसी वाला फार्मूला जो आपका होता है ईटा इक्वल टू 1 - T2/T1। तो इसमें आपका T1 हायर टेम्परेचर रहेगा और T2 आपका लोअर टेम्परेचर। और अगर परसेंटेज एफिशिएंसी पूछा जाए तो इसको हम 100 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको, तो आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ इंजन आ जाएगा। और इसमें आपका जो एक ग्राफ बनते हैं इसमें, ये वैसे आप शायद ट्रिपल पॉइंट इस टाइप की जो आपके फेज डायग्राम बनते हैं वो वाले, या फेज डायग्राम आपके वाटर सिस्टम के सब्लिमेशन कर्व और सिस्टम ट्रिपल पॉइंट इस टाइप से है आपका। और कभी कभी आपसे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन भी पूछा जाता है, सीपी एंड सीवी के बीच में रिलेशन, इसको हम मेयर से फॉर्मूला भी कहते हैं। तो इसका आपका रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, या आर इक्वल टू सीपी माइनस सीवी। और आपका क्या है इम्पोर्टेंट, जैसे आपका बॉन्ड एनर्जी हो गया, जैसे आपका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, आपका मिनिमम ऑन टॉप जो आपकी एनर्जी एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आपकी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। जैसे आपका H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल के पास आपके कैसे बॉन्ड है, HOH OH बॉन्ड है ना आपके, तो आपकी इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जैसे X1 और X2। तो ये आपकी सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, आपको सिमिलर टाइप के जो बॉन्ड है या आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है X1 और X2 आप इसको बोल सकते हैं, एनर्जी जो इक्वल रहेगी इसकी। तो हम बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी हम इसकी ऐसे दिखा सकते हैं, X1 + X2 डिवाइडेड बाई 2 H2O मॉलिक्यूल के लिए। इसमें दो आपके सिमिलर OH बॉन्ड प्रेजेंट है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आता है आपका कभी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, आपका टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, आप 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो जो आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आपका कभी कभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी पूछा जाता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, आपका टोटल मतलब जो आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और आपका कभी कभी आता है केपी और केसी के बीच में रिलेशन आता है। तो आपका कभी कभी एग्जाम में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका बनता है जूल थॉमसन इफेक्ट। जो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है आपका, जब आपकी कोई रियल गैस एक्सपेंड की जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एडियाबेटिकली, तो वहाँ पर को आपका सर्टेन एक्सटेंट ऑफ कूलिंग आते हैं, सर्टेन एक्सटेंट ऑफ कूलिंग एग्जिबिटेड बाय गैस। जब हम इसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ले जाएंगे किसी गैस को एडियाबेटिकली, तो इसी को हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। इसके अंदर आपका
एक एक्सपेरिमेंट भी आता है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई रियल गैस, व्हेन एन रियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, then there occurs certain extent of cooling in the gas. This cooling effect, when the gas is expanded from high pressure region to low pressure region, this effect is called as जूल थॉमसन इफेक्ट। तो इसको आप जूल थॉमसन इफेक्ट का रीज़न भी दे सकते हैं आप, कि गैस को जब हम हाई प्रेशर एनर्जी से लो प्रेशर एनर्जी पे ले जा रहे हैं एडियाबेटिकली, तो वहाँ पर को आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रही है उनकी, जिससे आपका वंडरवॉल फोर्स ऑफ जो आपका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो आपकी एनर्जी ले रहा है, वो आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो जिस वजह से एक सर्टेन एक्सटेंट ऑफ कूलिंग आता है, जिसको हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। और आपका एक आता है हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। हेस लॉ आपका आता है एक रिएक्शन के लिए हीट समेशन, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हेस लॉ ऑफ हीट समेशन में क्या होता है आपका, अगर कोई रिएक्शन आपकी एक सिंगल स्टेप में हो रही है, सिंगल स्टेप या नंबर ऑफ स्टेप में, तो जो अमाउंट सिंगल स्टेप या नंबर ऑफ स्टेप में जो आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज रहेगी, हीट एनर्जी चेंज रहेगी पूरी प्रोसेस में, वो आपकी सेम रहेगी। तो जैसे आप एक रिएक्शन मान लीजिए एक्स से आपका वाई बन रहा है, ये आपकी क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ले रहे हैं, एक्स से आपका वाई बन रहे हो, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ले रहे हैं, ये आपका सिंगल स्टेप में हो गया पाथ 1। और पाथ सेकंड जैसे आप मान लीजिए कि एक्स से बी बन रहा है, फिर आपका बी से सी बन रहा है, फिर आपका सी से सीधे बन रहा है वाई। तो इसमें आपकी Q1 लगी, Q2 लगी और Q3 लगी। तो इस पूरी रिएक्शन में आपका पाथ फर्स्ट में आपका सिंगल स्टेप और इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहे हैं, तो आपका हेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका टोटल चेंज ऑफ जो एनर्जी रहेगी आपकी हीट एनर्जी, वो आपकी रहेगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन पाथ ऑफ रिएक्शन में डिपेंड नहीं करती है, जो इसकी वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी है आपकी टोटल एनर्जी, ये आपकी सिंगल स्टेप में हो या मल्टी स्टेप में हो। तो आज की वीडियो की थर्मोडायनेमिक्स के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में आपको इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स या जो इंपॉर्टेंट्स और इसके डेरिवेशन या न्यूमेरिकल होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिस टाइप के, वो आपको बताऊंगा। और आपको सरफेस केमिस्ट्री या केमिकल इक्विलिब्रियम जो हो रहा है आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैंने हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स भी बताया था। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका हेलो एल्किन्स आपका 12th में अलग और 12th में आपकी रिएक्शन अलग है और आपकी बीएससी में अलग हो जा रही रिएक्शन जो आपकी वहाँ होगी वो यहीं होगी, बस उसमें क्या होगा आपका थोड़ा मैकेनिज्म ज़्यादा पूछ लेते हैं या उसके बारे में डीप नॉलेज पूछ लेते हैं, उसको डिराइव करना पूछ लेते हैं या उसको पूरा डेरिवेशन आता है। तो 12th में आपका उतना नहीं था, सीधे आप रिएक्शन दिखा देते और इस रिएक्शन में क्या होता है वो दिखा देते। लेकिन यहाँ आपसे डेरिवेशन पूरा डिराइव करने को लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं। तो इस टाइप से आपके ऑर्गेनिक और सरफेस केमिस्ट्री में भी जैसे आपका एब्जॉर्प्शन है एडजॉर्प्शन है, ऐसा नहीं है कि 12th में अलग यहाँ अलग हो जाएगा वो केमिस्ट्री के। तो ये आपके चेंज तो होने वाले नहीं है, बेसिक नॉलेज तो उसका सेम रहेगा, बस थोड़े टर्म उसमें आपका डीप नॉलेज आएगा, उसके बारे में डीप में आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे हुआ क्या हुआ डिराइव करने को और न्यूमेरिकल वगैरह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक यू।